नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। सियासत क्या है और सियासत कैसे की जाती है, सियासत को मापने का पैरामीटर क्या है, क्या आवाम में किसी खास पार्टी की पकड़ बहुत ज़्यादा है या कम है, क्या पार्टियों की पॉलिसीज़ यानी खासतौर से वो पार्टियां जब इक़्तिदार में होती हैं तो क्या उनकी पॉलिसीज़ को हुकूमत जो है उसे मुहर लगा रही है, हुकूमत इसे अच्छा मान रही है। ऐसा ही कुछ नतीजे आए हैं बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के जो चौंका रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालिया जो वहाँ के असेंबली इंतखाबात हुए थे, इसमें दो राय नहीं कि उस इंतखाब में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो बीजेपी की घटी उससे पहले के मुकाबले, और समाजवादी पार्टी की सीटें हारने के बावजूद लेकिन समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक नंबर ऑफ सीटें जीत ली थी। उससे ये लग रहा था कि कम से कम कुछ सेटिस्फैक्शन है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर की थी। लेकिन आखिर क्या हो गया ज़िमनी इंतखाब में यानी बाई इलेक्शन में। जी हाँ, रामपुर और आजमगढ़ ये दो ऐसी सीटें हैं जिन पर एक तरह से समाजवादी पार्टी का जिसे गढ़ माना जाता था। रामपुर जहां से आजम खान जो है वो उनका गढ़ माना जाता था, उनका गढ़ है, और अब तकरीबन जो है वो 25-26 महीनों के बाद वो बीमार थे, जेल में थे, उसके बाद वो बाहर आए और बीमारी की हालत में भी उन्होंने तशहीर की। तो ऐसा समझा गया कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ अपने इस गढ़ में कमाल जरूर दिखा पाएंगे, समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां बहुत तेज दौड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न सिर्फ साइकिल यहां पंक्चर हुई बल्कि आजमगढ़ में भी यानी रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी वो सीट भी समाजवादी पार्टी अपने नाम नहीं कर पाई। क्या वजह रहे होंगे और वजूहात रहे होंगे, और चूंकि हालिया जो परफॉर्मेंस थी अभी असेंबली इंतखाबात में इससे कबल और उसके बाद ये जो नतीजे हैं बाई इलेक्शन के, लोकसभा बाई इलेक्शन के, तो इनको कैसे देखा जाए। क्या ये माना जाए कि रामपुर और आजमगढ़ की जो अवाम है उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तमाम पॉलिसियों पर मुहर लगा दी है, उसे कबूल कर लिया है, और वो शायद ये जान रहे हैं कि अब इस हुकूमत में जो है तरक्की की राहें हमवार होंगी, या फिर ये कि आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जो अपनी हिकमत अमली तैयार की, जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या उसमें कुछ कमी रह गई। 2019 वाले नतीजे आखिर दोहराने में समाजवादी पार्टी को क्यों परेशानी आई और क्यों वो नाकाम हो गई, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं सईद आसिफ जिलानी, तर्जुमान बीजेपी, और कपिश श्रीवास्तव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ कुछ देर में होंगे अब्दुल हसीब जामई, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सवाल सीधा है कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल की। देखिए विशाल साहब, थोड़ा समझने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल नैरेटिव है अभी का, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। विपक्ष उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरा एक ट्वीट अभी बहुत वायरल हुआ है जिसमें मैंने ये बात कही कि आप नोटबंदी पे जबरदस्त लोगों ने हंगामा किया, विपक्ष के लोगों ने कटाक्ष किया, नोटबंदी को फेलियर बताया, उसके बाद चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसी तरीके से सीए एनआरसी पे भी भयंकर तरीके से नाराजगी विपक्ष और तमाम लोगों की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। फिर उसके बाद किसान आंदोलन आता है, किसान आंदोलन में भी नाराजगी होती है, फिर चुनाव होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब अग्निपथ स्कीम आई, उस पर लोगों की नाराजगी अपनी चरम पराकाष्ठा पे। मतलब इतना इंतहा है कि आप उसका अंदाजा लगा लें कि 200 करोड़ से ज्यादा का जो पूरा का पूरा मामला है उसको नुकसान कर दिया सिर्फ रेल में आग लगा के। मैं वो 1000-2000 करोड़ की बात नहीं करूंगा, विपक्ष के कारनामे। लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन होता है, और बाई इलेक्शन ये दोनों सीट बहुत खास है। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी ने एक जमाने से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाली राजनीति करी, जिसमें एक वर्ग को डराया दूसरे वर्ग से। जो अक्सरियत के लोग हैं उनको उनसे डराते रहे। लेकिन अब क्या है, लोगों को ये बात जमीन पे समझ में आ रही है कि जो स्कीम नेशनल लेवल से जाती है नीचे के लेवल पे, वो 100% लोगों तक पहुंचती है। नहीं तो इसी भारत में प्रधानमंत्री एक थे जिन्होंने कहा था कि मैं कोई
मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं, 15 पैसे एग्जैक्टली जो जिस तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है, लेकिन आज 1 रुपए जाता है तो 1 रुपए पहुंचता है। ये है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति। विपक्ष को समझना होगा, क्योंकि काम जो हो रहा है वो तमाम लोगों के लिए हो रहा है। और इस बार ये भी मिथ टूट गया कि एक वर्ग जो है वो एक खास दल के साथ हमेशा साथ रहता है, क्योंकि आजमगढ़ में भी बम्पर वोट आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और रामपुर से भी जो खबर आ रही है वहां भी वोट भारतीय जनता पार्टी को उस विशेष वर्ग का मिला है। तो जो सबका साथ, विकास और विश्वास और प्रयास की बात प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में करते आ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि नीचे के लोगों ने समझना शुरू कर दिया, और ये 2024 के लिए सेमीफाइनल था। ओके, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है कपिल श्रीवास्तव। कपिल श्रीवास्तव साहब, साइकिल पंक्चर हो गई उस ट्रैक पर जिसे आपने बनाया था। आदम साहब, सही बात तो ये कि इन्होंने देश ही पंचर कर दिया। साइकिल पंचर तो बहुत छोटी चीज होगी, और इम्तहान कर दी है लोकतंत्र में दोनों हाथ से गला दबा रहे। तंत्र यंत्र और भाजपा का षड्यंत्र और ईडी और सीबीआई के भय से मायावती जी का गठबंधन, इन सारे चीजों का मेल मिलाप और समेकित होकर के अब जब देखते हैं तो उसका रिजल्ट होता है उत्तर प्रदेश के 2 सीटों का उपचुनाव। अब वो कैसे? जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन आपने देखा होगा कि तमाम न्यूज चैनल पे वो वीडियोस गए, जहां अल्पसंख्यक वर्ग के गांव थे वहां पुलिस का पहरा लगा दिया गया, लाठियां फटकी गई, बंदूकें दिखाई गई, नोटिस इशू हुए। समाजवादी पार्टी से सटे जितने हमारे नेता थे लोकल वहां के, उनको रेड नोटिस मिली थी। आखिर क्यों? और तीसरी चीज कि पर्ची लिए महिलाएं पुरुष हाथ में खड़े हैं, वैध मतदाता पत्र हाथ में है, आधार हाथ में है, लेकिन बावजूद उसके उनको वोट डालने से महरूम कर दिया गया। तो क्या यह लोकतंत्र है क्या? और दूसरे दिन आप देखिए कि सुबह जब स्ट्रांग रूम का ताला खुलता है तो उसमें अगर प्रत्याशी चाहता है कि वो सील देखना चाहता है ताले की, जिस पर उसके प्रतिनिधियों का जिस समय ईवीएम रखी जाती है स्ट्रांग रूम में, उस समय उनके दस्तखत होते हैं। ये लीगल डिमांड थी जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया, धरना देना पड़ा, उसके बाद भी पूरी नहीं हुई। तो ये शासन और सत्ता से उपचुनाव हमने लड़ा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से मायावती जी पे सीबीआई और ईडी का इन्होंने चापा चढ़ाया हुआ है उनके भतीजे को लेकर, उसका ये प्रकाष्ठा है कि चाहे वो खुद करके कहती हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी नंबर 1 की दुश्मन है, और राज्यसभा में और एमएलसी के चुनाव में हम जिताने के लिए सारा सपोर्ट भाजपा को करेंगे, तो क्यों नहीं गठबंधन कर लेती है? खुल के गठबंधन कर लीजिए, कम से कम धोखा तो मत दीजिए प्रदेश की जनता को, जिले की जनता को, देश की जनता को। भाई गठबंधन करने में क्या हर्ज है? भाजपा से गठबंधन कर लीजिए, आपका पहले भी रहा है। तो कम से कम तो मतलब क्या आप ये मान रहे हैं कि मायावती आपके साथ नहीं थी, जैसा कि 2019 में मामला था, इसलिए आप हार गए? देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था बहन मायावती जी से, हमने उनको दुगनी सीटें दी थी अपने से, और वो 0 पे थी, वो 10 सीटें पाई थी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सीबीआई और ईडी से डर करके इन्होंने गठबंधन तोड़ा और उसका एक तरफा ऐलान किया, और उसके बाद राज्यसभा सांसद के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में उसी सीबीआई के सोटे से डर करके बहन मायावती जी ने कहा कि हम सपा नंबर 1 दुश्मन है, हम भाजपा का समर्थन करेंगे। फिर आपके पास आता हूं सेकंड राउंड में, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ऋषि मिश्रा साहब, बीजेपी ने वो तमाम तारीफ के पुल बांध दिए जो वो बांध सकती थी, चूंकि भाई जब घोड़ा जो है लगातार रेस में जीत रहा है तो जितनी की भी बाजी लगा लो सब लह जाता है, और समाजवादी पार्टी ने जितनी कमियां निकालनी थी निकाल दी। मैं आपसे एक एनालिसिस चाहता हूं कि क्या सही मानों में यही तस्वीर है? क्या 2019 का नतीजा दोहरा नहीं पाने में नाकाम रहने की वजह क्या है? क्यों अखिलेश ने इन दोनों में से किसी एक जगह पर जाकर तशहीर करना, प्रचार करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत हाई फाई कैंपेन किया?
विशाल भाई देखिए, यदि आप कुछ दिन पहले जो विधानसभा के नतीजे आए थे उसमें आजमगढ़ को देख लीजिए। करीब करीब आजमगढ़ में सभी विधानसभा क्षेत्र जो है समाजवादी पार्टी ने जीती थी। वहीं रामपुर में 5 में से 3 पे समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था, 2 पे बीजेपी जीती थी। उसके बावजूद भी उपचुनाव में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं अखिलेश यादव, खुद इस चुनाव को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक प्रकार का गलत मैसेज जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ और रामपुर में प्रचार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप आजमगढ़ की बात करें तो वहां यादव जो वोट बैंक है और मुस्लिम यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसमें डिवीजन हुआ है। मुस्लिम मतदाता जो हैं कहीं न कहीं बसपा उम्मीदवार के साथ दिखे हैं। वहीं यादव मतदाता में भी निरहुआ ने बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ ने सेंध लगाने का काम किया है। इसी यही कारण है जिसके कारण जो धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे चुनाव हार गए। रामपुर में देखें, रामपुर में जिस प्रकार से टिकट लास्ट टाइम में डिक्लेयर हुआ समाजवादी पार्टी का, शुरू में ये चर्चा था कि आजम साहब की बेगम चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद आजम खान साहब ने टिकट अपने किसी कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष को दे दिया, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज गया। और रामपुर में जिस प्रकार से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सीटीयू चल रहा था उसका भी इम्पैक्ट कार्यकर्ताओं में पड़ा। दूसरा, आप देखिए जो समाजवादी बीजेपी के उम्मीदवार लोधी साहब हैं वो समाजवादी पार्टी से ही संबंध रखते हैं और उनके पक्ष में मुझे लगता है कहीं न कहीं जो गैर मुस्लिम तबका था उनका गोलबंद हुआ। दूसरा, रामपुर के नवाब फैमिली है वो भी आजम खान साहब के विरुद्ध में चले गए और मुझे लगता है कि रामपुर में आजम खान साहब जेल में करीब 2-2.5 साल जेल में रहे, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है और जनता से कहीं न कहीं आजम खान जो है डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऋषि मिश्रा, आमतौर से हिंदुस्तान के सियासत में तो ये देखा जाता है कि अगर आपका कोई नेता चहेता नेता अगर हो, उसका ग्राफ थोड़ा गिरने भी लगता है, तो अगर उसके साथ हालात कुछ ऐसे होते हैं जैसे उस पर कोई हमला हो गया हो या किसी हादसे से वो बच निकला हो या किसी जैसे आजम खान जो है वो काफी लंबे अरसे तक बीमार रहे, जेल में रहे, खुद को उन्होंने विक्टिम के तौर पर मतलब लोग समझे, तो यहां पर तो सिंपैथी गेन होना चाहिए था। नहीं देखिए, एक तो आप मानते होंगे विशाल भाई, जिस प्रकार से अखिलेश यादव और आजम खान में सीटीयू चला, हम आपने कई बार इस विषय पे डिबेट भी किया। एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है कार्यकर्ताओं के बीच में चली जाती है। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आजम खान का कद पार्टी में क्या हो उसको लेकर के भी कुछ इससे जोड़ घटाव किया गया क्या? आखिर अखिलेश क्यों नहीं गए प्रचार करने के लिए? आखिर ये हार का ठिकरा किसी एक के ऊपर ही फोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये सवाल उठता है। आप देखिए, हैदराबाद में निकाय चुनाव होता है, बीजेपी के नंबर 2 के नेता अमित शाह प्रचार करने जाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं और आपके लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये संजीवनी का काम करता है। यदि आजमगढ़ और रामपुर बाई इलेक्शन भी समाजवादी पार्टी जीत जाती तो 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मैसेज आता। देखिए, साफ संकेत है, राजशाही युवराज टाइप का पॉलिटिक्स कीजिएगा, जनता नकार देगी। जनता वो पहली वाली नहीं रही। आप युवराज टाइप का पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं कि हम युवराज टाइप के पॉलिटिक्स करेंगे, अखिलेश यादव युवराज टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा कपिल श्रीवास्तव जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है, आखिर अखिलेश क्यों नहीं गए प्रचार के लिए? देखिए, पहली चीज तो हम ये कहेंगे, ऋषि मिश्रा जी एक विश्लेषक हैं, उनका अपना एक विजन है, उनका अपना चश्मा है, हर व्यक्ति अपने चश्मे से बात करता है, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी दृष्टिकोण है, हमारी अपनी नीतियां हैं, वो सार्वजनिक नहीं हो सकती। लेकिन प्रचार न करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो भाई पार्टी तो लड़ रही थी ना। नहीं। अब देखिए, यासिर भाई के बड़े बड़े नेता वहां बीजेपी के मौजूद थे। आजम भाई सुन रहे, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन रहे। आपको याद होना चाहिए कि जब एक उपचुनाव हुआ था जिसमें नायदा क्या बोलते हैं तबस्सुम साहब जो हैं वो चुनाव जीती और वो जो है रालोद की कैंडिडेट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको याद होगा कि उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं।
कुछ चीजें होती हैं जो जानबूझ करके ध्रुवीकरण नहीं कराया जाता है, वो तमाम चीजें। अब ये चीज है कि जब जीत हुई तब उस पर विश्लेषण नहीं हुआ कि आखिर अखिलेश यादव जी नहीं गए थे तो कैसे जीत गए, तब वहां बात दूसरी चल रही थी। जब व्यक्ति हारता है तो उसका विश्लेषण दूसरे तरीके से होने लगता है। लेकिन हकीकत यह कि हम भाजपा से तो हारे ही नहीं है, हम भाजपा से लड़े ही नहीं है, हम तो इनके प्रशासन और पुलिस से लड़ रहे हैं। ठीक है, जब जनता को उसके मताधिकार के प्रयोग से रोक दिया जाएगा, लोकतंत्र की कच्चे गले दबा दी जाएगी। और अभी हमारे ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे कि आजम साहब निकले, उनको उसका भी लाभ नहीं मिला। हाँ। अरे आजम खान साहब वहां से निकले हैं तो क्या प्रशासन से लड़ लेंगे? जी भाई, जब उनको निकलने ही नहीं दिया, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया, दूसरा मायावती जी ने खुल करके षड्यंत्र किया। ठीक है, मैं इस पे भी लूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि गांव को घेर लिया गया, वोटिंग नहीं देने दी गई। मैं इस पे आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी, आपके पास कुछ इनपुट होगा तो दीजिएगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। अब्दुल हसीब जामी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब्दुल हसीब साहब, इस नतीजे को आप कैसे देखते हैं? ये स्ट्रैटेजिक हार, स्ट्रैटेजिक जीत है, या फिर ये एक मतलब कह सकते हैं कि मोरल डाउन हो चुका है समाजवादी पार्टी का उसी वक्त से, जब से यूपी इलेक्शन में वो जो है सत्ता तक नहीं पहुंची, और उसका नतीजा ये है? क्या बात है? बिल्कुल आजम साहब, मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि शुरू में जिस तरीके से जब ये अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन का, तो कैंडिडेट का बड़ा मसला था। कोई कभी आजमगढ़ से लेकर के रामपुर तक की अगर बात करें तो कैंडिडेट पहले कोई आ रहा था, फिर कोई आया, फिर ये आ गए, फिर वो आ गए, ऐसे करते करते आखिर में आजमगढ़ से धर्मेंद्र जी आए और रामपुर से आसिम राजा साहब आए। और फिर उसके बाद जो है पूरे जो है उत्तर प्रदेश की टीम समाजवादी की दोनों जगहों पे आई, लेकिन मुखिया जो है हमारे भैया जी नहीं है, जिसकी वजह से तो नुकसान उनका होना था वो हुआ ही। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव ने जो आजमगढ़ के ताल्लुक से ठीकरा जो फोड़ा माइनॉरिटी के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि हम माइनॉरिटी के लोगों को नहीं समझा सके, या फिर वो बसपा के डमी कैंडिडेट, इस तरीके की जो बातें निकल के आई हैं, मैं उस ताल्लुक से ये कहूंगा कि 2,66,000 वोट पाने वाला डमी कैंडिडेट नहीं होता है। मैं अगर 2014 से शुरू करूं, जब मुलायम सिंह यादव जी के सामने जमाली साहब लड़े थे बीएसपी से, तो उस वक्त भी 2,66,000 वोट पाए थे ये। और 2019 में जब बसपा का और सपा का गठबंधन हुआ था तो 2,59,000 वोट से अखिलेश यादव जीते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो बसपा के वोटों से जीते हैं। और अब की जो उपचुनाव हुआ, जो अभी दो दिन जी परसों रिजल्ट आया उसमें, उसमें 2,66,000 बसपा ने पाया है। इस तरीके से जो कहा जाता था कि बसपा का जो है वो खत्म हो रहा है, वो इसको देख करके बसपा के अंदर मनोबल जा सकता है। और समाजवादी पार्टी जो ओवर कॉन्फिडेंस थी, पहले तो शुरू में ये था कि कैंडिडेट ये मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या? ओवर कॉन्फिडेंस जीत जाने में या हार जाने में? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। नहीं, बाद में उनको ऐसा लगा, अब मुझको तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव भी ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारे घर की सीट हम बिल्कुल जीत जाएंगे। रामपुर में जो है आजम साहब बिल्कुल जेल से निकले थे, सहानुभूति लोगों के साथ उनके साथ होनी चाहिए थी, बिल्कुल हमदर्दी होनी चाहिए, तो होती भी। लेकिन देखिए आमतौर पे होता क्या है, जब भी उपचुनाव होता है जी, तो आमतौर पे जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वही इलेक्शन जीतती हैं। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है अब वो प्रशासनिक मामला तो जो है वो है ही है। ठीक है, 8,000 कुछ वोट। ओके, अच्छा एक बात अब्दुल हसीब साहब, क्या जो अभी यासिर जिलानी साहब कह रहे थे कि तरक्की, काम, डबल इंजन, क्या ये एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है इन दोनों सीट पर जीत की? हसीब साहब देखिए विशाल आजम साहब, एक बात तो क्लियर है कि जो भी तो हैं सेंटर पे चाहे वो तमाम लोगों के लिए होते हैं, किसी पर्टिकुलर या किसी खास आदमी के लिए नहीं होती, खास जाति या खास धर्म के लिए नहीं होती, सभी लोग मुस्तफीद होते हैं, नो डाउट। तमाम लोग जो है मुस्तफीद होते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। या ऋषि बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए विशाल भाई, मेरा ये कहना है कि रामपुर में 50% मुसलमान तबका है, 40%
यादव और मुसलमान आजमगढ़ में है, ठीक है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में 42,000 से हार जाते हैं और करीब 9,000 के आसपास आजमगढ़ में हार जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सवाल समाजवादी पार्टी के लीडरशिप पे उठता है कि आप अपने कोर वोट बैंक को नहीं बचा पाए। एडिशनल वोट बैंक को छोड़ दीजिए, आप अपने कोर लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तर्जुमान कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वोटरों को कई जगहों पर निकलने नहीं दिया गया, उन्हें घेर कर रखा गया और फ्री फ्लो नहीं हो पाया वोटर का कि वो बूथों तक पहुंचे। क्या ऐसी भी खबरें मिली आपको क्या ऋषि मिश्रा जी? देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है इस प्रकार का मिसयूज करती है, लेकिन मिसयूज का ये 2-3% वोटों पे प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का चुनावी नतीजे पे ओवरऑल प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, कपिल जी कह रहे हैं हार के कई कारण होते हैं। मेरा सवाल है, अखिलेश यादव प्रचार करने क्यों नहीं गए? तब जब आजमगढ़ में बसपा ने एक मुसलमान एक पॉपुलर मुसलमान चेहरे को उतारा था, आप जान रहे थे कि मुसलमान तत्वों में डिवीजन होगा, आप क्यों नहीं गए? नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों को जिस प्रकार से हिंदुस्तान में परेशान किया जा रहा है हिंदू मुसलमान करके, आप मुसलमानों के रहनुमा हैं, आपको मुसलमान वोट करते हैं, आपने एक बार भी मुसलमान तबके के साथ खड़े नहीं हुए। जिस प्रकार से मुसलमान तत्वों को परेशान किया जा रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने जो अपना उनका वोटर है जिन पे वो भरोसा कर सकते थे, वो वोटर का यकीन खो रहे हैं। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आता हूं। यासिर जिलानी साहब, जो भी वजह रही हो, आपको जीत मिली है, आपको उसका आपको जो है मुबारकबाद। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बातें यहां पर उठ रही हैं, आपको और क्या लग रहा है यासिर, किस जीत के पीछे वजह क्या हो सकती है? यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दोनों हलकों में एक बार भी प्रचार नहीं किया, जबकि बीजेपी के ने धुआंधार वहां प्रचार किया था। तो क्या अखिलेश यादव का प्रचार न करना आपकी जीत को थोड़ा ज्यादा आसान बना देता है? देखिए विशाल साहब, कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कार्यकर्ता कहलाया जाता है वो भी अपने काम में लग जाता है। वो काम से कभी गफलत में नहीं आता है। वहां रामपुर में अक़लियती बराए उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिस वक्त चुनाव डिक्लेयर हुआ है कि वहां बाई इलेक्शन होगा, उस वक्त से लगातार रामपुर में उन्होंने डेरा डाल रखा था, लोगों से संवाद कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, जगह जगह चीजों का उद्घाटन कर रहे थे, और टिल जिस दिन चुनाव पड़ा है, वोटिंग हुई है, उस दिन तक एक मरकजी वजीर। तो सोचिए, जो दूसरे लेवल के कार्यकर्ता हैं, हमारा मूल मंत्र होता है कि हम अपने आप को गफलत में नहीं रखते, हम अपने मुसलसल सिलसिलेवार तरीके से अपने मतदाताओं के बीच में होते हैं, जनमानस के बीच में होते हैं, और एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो भारत की सरकार है, जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, जो स्कीम लेके आ रही हैं, उनको हम अंतिम। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीफ साहब, एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा। क्या बीएसपी और समाजवादी का एक साथ आना नागुजीर है, जरूरी है? ये ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है कि बीजेपी और समाजवादी की दूरी जो है हमें बार बार नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं विशाल आजम साहब, और ये कोई नागुजीर, कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। आज तक कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं है। बिल्कुल जनता की पुकार है, आना चाहिए और आ सकते हैं। भाई कुछ मामलात को लेकर के ऐसा है कि कोई वो लाइन तो खींची नहीं है कि आप इस पार नहीं जा सकते हो, इस पार नहीं आ सकते। कोई ना कोई रास्ता पैदा हो तो ये काम हो सकता है। वो कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं एक लाइन है ईडी वाली, कपिल जी का कहना है। देखिए, जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है ईडी की लाइन तो कह रही है। मैं विशाल, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहरहाल हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। यासिर भाई को बधाई, और आप तमाम लोगों को फिर से ज्यादा काम करने की और ज्यादा चुनाव के फौरन बाद लग जाने की, अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं यासिर जिलानी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। मुझे दीजिए इजाजत। आधा